हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि बीकॉम सेमेस्टर 3 के लिए आप तैयारी में लग गए होंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 2 तारीख को एग्ज़ाम है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। तो जितने बच्चे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अभी सेमेस्टर 3 में है और उनका 2 फरवरी को एग्ज़ामिनेशन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर नंबर 1 का, उनकी तैयारी अपनी चल रही होगी। लेकिन मैं भी कॉमर्स वर्ल्ड की तरफ से उनकी तैयारी को थोड़ा और मददगार बनाने के लिए, थोड़ा और हेल्पफुल बनाने के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। और एक मॉडल पेपर का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम में, परीक्षा में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, वही पैटर्न, सेम पैटर्न के ऊपर हम लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पूरा एक क्वेश्चन पेपर तैयार करके लाए हैं और उसका साथ ही साथ आंसर भी तैयार करके लाए हैं, जो आप सभी लोगों के सामने आज हम लोग लेकर आ रहे हैं। और आज पूरा डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे कि एक क्वेश्चन का कैसे आंसर करना चाहिए। वैसे एग्जामिनेशन में आपको 8 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 का आंसर करना होगा। लेकिन हमारे यहाँ मॉडल पेपर में 8 का 8 आंसर मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रयास है कि आप तक सारा आंसर पहुँच जाए। तो चलिए देखिए, हम लोग शुरू करते हैं सिलसिला। आप सभी लोगों को मालूम है पैटर्न क्या होता है। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी तो है सारे के लिए, बाकी 7 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये देखिए, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का अपना मॉडल सेट है और ये मॉडल सेट जो है वो पेपर नंबर 1 है। इसी तरह का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 2 मॉडल पेपर और आएगा, यानी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का 3 मॉडल पेपर लेकर आएंगे। और मेरा दावा है कि बाकी गैस पेपर छोड़ दीजिए, आप अगर ये तीनों मॉडल पेपर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़बरदस्त आपकी तैयारी हो जाएगी, कहीं आपको एग्ज़ाम लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इतना आपके लिए हेल्प कर सकता है, इतना आपके लिए काम कर रहा है कि आप मेहनत सिर्फ इसलिए करें कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है और उसका सही आंसर कैसे लिखें। सही आंसर आप तक पहुँच गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पहुँच जाएगा, बस लिखने की क्वालिटी आपको डेवलप करनी है और एग्ज़ाम में जाकर लिख देना धड़ल्ले से, उसकी चिंता ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। अब एक बात और मैं बता दूं कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई करवाता है। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ये एड्रेस है हजारीबाग में, पेट्रोल पंप के पास मटवारी में इसका अपना ब्रांच है। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो उसका कोई एड्रेस नहीं है, आप घर बैठे पढ़िए, उसके लिए कोई एड्रेस देने का ज़रूरत नहीं। उसके लिए एड्रेस ये है कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे और मुझे कांटेक्ट करेंगे और मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आप वहाँ का सारा सुविधा का लाभ उठाएंगे। पीडीएफ क्या क्या मिलेंगे आपको एप्लीकेशन के ऊपर, तो सारे रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, पीडीएफ मोड में सारे नोट्स मिलेंगे, बुक नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट के फैसिलिटीज़ भी मिलेगा और ये मॉडल पेपर भी एग्ज़ाम के समय मिलेगा, जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं। अगर इसको हम तैयार कर लेंगे तो हमारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा सकता है, अच्छी तैयारी भी हो सकती है। तो चलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्टार्ट करते हैं। बीकॉम सेमेस्टर 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, फुल मार्क्स 80। आंसर यहाँ देखिए वही चीज़ है, आंसर इन 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ये हम लोग सब लोग जानते हैं, किन्हीं को ये बताने की जरूरत नहीं, सभी प्रश्नों के अंक समान है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ये भी बताने की जरूरत नहीं। देखिए अब हम लोगों को जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर 10 क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आप एमसीक्यू मोड बोल दीजिए, या ट्रू फॉल्स पूछ देता है, या कभी कभी सब्जेक्टिव लिखने के लिए पूछ देता है, सिंगल 1 वर्ड आंसर लिखने के लिए पूछ देता है। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। 1 के अंदर 10 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के, सॉरी 2 नंबर के एक क्वेश्चन है। तो 2 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन 20 नंबर के हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 नंबर का 20 पूरा ले लेना है, एक भी है ना मार्क्स छोड़ना नहीं है, सारा का सारा सही ले लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बोलता है HRM इज कंसर्न विद द मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स बोलता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट संगठन में मानव संसाधन को आकर्षित करने से संबंधित है। बिल्कुल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पर्पस ही होता है कि एक एम्प्लॉय के सबसे पहले रिक्वायरमेंट को जानना कि क्या कर्मचारी की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय सबसे पहले ढूंढेंगे, फिर उसको सर्च करेंगे, फिर उसको अपॉइंट करेंगे, फिर उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर उसको प्रमोशन देंगे, फिर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे और रिटायरमेंट के बाद तक का जो पूरा प्रोसेस है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वर्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक प्रोसेस है, इसलिए ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन है पॉलिसी आर द स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल पर्पस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इन द वेरियस एरियाज। नीतियाँ संगठन की स्थिति विवरण है जो सभी विभिन्न क्षेत्रों में सब आवश्यकताओं और उद्देश्यों के लिए होता है। बताइए पॉलिसी क्या होती है। हर बिजनेस की अपनी एक पॉलिसी होती है। नीति क्या करता है, हर काम में आपको गाइड करेगा, हर काम में आपको याद दिलाएगा कि आपकी बिजनेस की पॉलिसी क्या है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, अगर हमारे बिजनेस की पॉलिसी, हमारे दुकान की पॉलिसी नो क्रेडिट सेल, हम उधार नहीं बेचते। आज बोलता है ना, बहुत सारे लोग दुकान में चिपका देता है, आज नगद कल उधार, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें, ये हमारी पॉलिसी है, हम उधार नहीं बेचते।
तो इसका मतलब है कि जब जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तब तब हमें याद आएगा कि हम उधार नहीं बेचते। जब जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तब तब हमें याद आएगा कि हम उधार नहीं बेचते, मेरी पॉलिसी है। तो वही लिखा है कि पॉलिसी क्या करता है, सारे सेक्टर में आपको गाइड करता है। बोलता है बिल्कुल गाइड करता है, ट्रू, ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि गाइड करता है पॉलिसी हम लोगों को। उसके नीचे है पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द सेम विथ डिफरेंट नेम। बिल्कुल गलत है, पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेम नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत बड़ी दुनिया है, उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन आता है पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मतलब एम्प्लॉई मैनेजमेंट, पर्सनल का मतलब था एम्प्लॉई, वो पर्सनल नहीं है, देखिए स्पेलिंग डबल एन है यहाँ पे। इसका मतलब पर्सनल का मतलब लिखा तो पर्सनल है लेकिन इसको पर्सोनेल बोलते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं, पर्सोनेल मतलब एम्प्लॉई, कार्मिक बोलते हैं। तो कार्मिक, यहाँ देखिए कार्मिक लिखा है। कार्मिक प्रबंध और मानव संसाधन प्रबंध एक ही नाम है, नहीं है। एम्प्लॉई मैनेजमेंट यानी पर्सनल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक भाग है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एरिया बड़ा है और पर्सनल मैनेजमेंट छोटा सा एक पोर्शन है, एकदम छोटा सा। अब चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल लीड्स टू डिजाइन एंड यूजेस न्यू एम्प्लॉयज़ बेनिफिट ग्रीवांसेस एंड रिड्रेसल मैकेनिज्म। मानव संसाधन पेशेवर के लिए आवश्यक है कि कर्मचारियों के लाभ और शिकायत को दूर करने के लिए तरीकों को बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। कोई भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, वो किसी भी तरह के इंडस्ट्री में ग्रीवांसेस जो होते हैं, विवाद जो होते हैं, समस्याएं जो आती है, उसको सॉल्व करने में बहुत आगे रहता है। उस समस्याओं को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए और वैसे शिकायतों को दूर करने के तरीके डेवलप कर पाए, ये एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पहचान होती है। नीचे लिखा है सिलेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सिलेक्शन क्या लगता है, लगातार करते रहना पड़ेगा, ये एक बार एम्प्लॉय ला के छोड़ दिए तो बोलता है सिलेक्शन तो हमेशा हम लोग सब लोग जानते हैं कि सिलेक्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी वर्कर को ला दिए तो परमानेंट आपके यहाँ रहेगा। हो सकता है उसमें कोई जॉब छोड़ के चला गया, हो सकता है किसी का डेथ हो गया, हो सकता है कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम नहीं रहा, हो सकता है किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो हम एम्प्लॉय को हटाते और लाते रहेंगे। तो सिलेक्शन जो है कंटिन्यूस होता है, कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं। जीवन भर आपको वर्कर नए लाने पड़ेंगे। ये नहीं है कि कोई आ गया तो आपका बंधुआ मजदूर है, आप भले उसको 20,000 दे रहे, जिस दिन उसको ऑफर मिल गया 40,000 का छोड़ के चल देगा। तो सिलेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा। आगे रिक्रूटमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ HRM। भर्ती ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है, बिल्कुल। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है मैन पावर से रिलेटेड मैनेजमेंट। अब भर्ती ही नहीं करेंगे, आदमी लाएंगे ही नहीं, तो ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा। तो बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट, भर्ती एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। बिना भर्ती का ह्यूमन रिसोर्स चल ही नहीं सकता। आगे लिखता है शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ पोजीशन इन विच रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिक्रीज इज कॉल्ड प्रमोशन। बताइए, किसी व्यक्ति को एक पद से दूसरे पद पर भेज रहे हैं जहाँ उसका जिम्मेवारी घट जाता है, अधिकार घट जाता है, उसको प्रमोशन बोलते हैं, डिमोशन बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को किसी पद पर बैठा हुआ उससे नीचे अगर भेजते हैं तब ना उसका उत्तरदायित्व कम होगा। ऊपर भेजेंगे तो राइट भी बढ़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा। तो बोलता है कि राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी व्यक्ति का डिक्रीज करता है तो उसको डिमोशन बोलते हैं, प्रमोशन नहीं बोलते। तो ये गलत हो गया, यहाँ प्रमोशन लिखा है, फॉल्स होगा इसका आंसर। क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति के को ऐसे पोजीशन पे भेज रहे हैं जहाँ पे उसका उत्तरदायित्व तो कम हो जाता है। तो भैया हम अगर ऊपर जाएंगे तो मेरा दायित्व तो बढ़ेगा ना, मेरा लायबिलिटी बढ़ेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। हम नीचे जाएंगे तो मेरा लायबिलिटी कम होगा, मेरा राइट कम होगा। और नीचे जाने के प्रोसेस को डिमोशन बोलते हैं, प्रमोशन नहीं बोलते। डिमोशन मतलब अवनति, इसको क्या बोलते हैं, उन्नति नहीं, अवनति, नीचे जा रहे हैं। और एक होता है उन्नति, प्रमोशन, जब हम ऊपर जाते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम लोग जस्ट उल्टा पूछ रहा है। उसके नीचे है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन चेंज द कल्चर। मानव संसाधन प्रबंध से संस्कृति को बदला जा सकता है। तो बोलता है कि मानव संसाधन प्रबंध अगर सही से लगेगा ना तो पूरे कल्चर को चेंज कर सकता है, पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर सही से यूज हो गया तो पूरे कल्चर को, पूरे सिस्टम को चेंज कर सकता है, इसलिए ट्रू है। इज़ द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बर्डन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा बोझ है? तो नो, फॉल्स। अगर आप ट्रेंड नहीं कीजिएगा वर्कर को तो वर्कर अच्छे से काम नहीं करेगा। वर्कर अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा। हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ठीक करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को ठीक करने के लिए और वर्कर की इफिशिएंसी को ठीक करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा है, वर्कर को भी फ़ायदा है, सोसाइटी को भी फ़ायदा है। तो इसीलिए ट्रेनिंग का खर्च जो होता है वो बोझ नहीं माना जाता है, बर्डन नहीं माना जाता ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये इन्वेस्टमेंट माना जाता है। द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट
जो कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है वो इन्वेस्टमेंट होता है, विनियोग होता है। ये माना जाता है कि हम किसी वर्कर को ट्रेंड कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर रहे हैं, उसकी एबिलिटी को चेंज कर रहे हैं, उसकी इफ़िशेंसी को चेंज कर रहे हैं और उसका थिंकिंग लेवल चेंज कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं, उसका मोरल हम लोग चेंज कर रहे हैं। इसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा वर्कर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन के आए। उसके नीचे लिखा है इज़ एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम ऑफ बेनिफिटेड फॉर एम्प्लॉय ओनली। अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम चल रहा है या एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम चल रहा है, जैसे पेंशन स्कीम है, वर्कर के पेंशन, भाई वर्कर हमारे यहाँ 60 साल तक काम करता है, 60 साल अपनी उम्र तक, जब वो रिटायर हो जाता है तो कंपनी उसको पेंशन देती है। तो अगर ये स्कीम चला है तो क्या इस स्कीम से केवल एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा? नहीं, फॉल्स हो जाएगा। इससे इंडस्ट्री को भी फ़ायदा है, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक इंडस्ट्री में इसलिए अपने जीवन का 60 साल, मतलब अपनी उम्र का 60 साल, भले आपके यहाँ नौकरी 40 साल करे या 20 साल करे, अपनी उम्र का 60 साल तक वो नौकरी इसलिए कर पाता है क्योंकि उसको एक उम्मीद है कि उसे रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। तो पेंशन सिर्फ इंडस्ट्री को, सिर्फ वर्कर को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। जितने भी एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम हैं, चाहे पेंशन है, चाहे ग्रेचुटी है, चाहे इंश्योरेंस का पैसा होगा, चाहे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, चाहे बच्चों को पढ़ाने का सुविधा हो, चाहे घर की सुविधा हो, चाहे कार की सुविधा हो, जितने बेनिफिट मिलते हैं वो सारे बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉय को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा पहुंचता है, उससे सोसाइटी को भी फ़ायदा पहुंचता है। इसलिए ये फॉल्स होगा कहना कि सिर्फ वनली, यहाँ लिखा है वनली, अगर केवल वनली नहीं रहता ना, लिखा था बेनिफिटेड फॉर एम्प्लॉय, तो बिल्कुल एम्प्लॉय के लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन वनली लिखा है मतलब केवल कर्मचारी को, तो ऐसा नहीं होगा। इसका बेनिफिट सारे सोसाइटी के सारे लोगों को मिलता है। अगर वनली हटा देंगे तो ये आंसर ट्रू हो जाएगा, फॉल्स के जगह पे। वनली हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय को तो फ़ायदा पहुंचता ही है, लेकिन केवल एम्प्लॉय को पहुंचता है ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल एम्प्लॉय को नहीं, सोसाइटी के और भी लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से समझने की जरूरत है। बोलता है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिफरेंशिएट इट फ्रॉम पर्सनल मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और ये पर्सनल मैनेजमेंट से कैसे अलग है? ध्यान दीजिएगा, फिर हम आपको बता देते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट छोटा सा, इतू सा एकदम है, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना बड़ा है, तो बड़े के अंदर छोटा सा पोर्शन है। तो चलिए हम लोग एक करके समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या? देखिए लिख भी दिया, इट्स मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर। यहाँ MAN होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, मैन पावर भी ठीक है, बहुत सारे लोग होते तो मैन ही हो जाता है। बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। देखिए मैनेजमेंट कहीं भी वर्ड यूज़ होगा ना, तो मैनेजमेंट का मेनली जो फोकस है, वर्क है, वो डिसीजन मेकिंग है। मैनेजर क्या करता है? डिसीजन करता है। अब किससे रिलेटेड? तो बोलता है अगर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, इन मैन पावर से रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं कि किसको लाना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे उसका प्लेसमेंट करना है, कैसे उसको सिलेक्शन करना है, कैसे परफॉर्मेंस अप्राइजल करना है, कैसे उसको सैलरी देना है, कैसे उसको रिटायरमेंट देना है, उससे रिलेटेड किसी भी तरह का डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो वो डिसीजन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंध कहलाती है। अब निर्णय किस चीज़ का? तो वर्कर कैसा होगा, किस तरह का वर्कर चाहिए, कहाँ से लाएंगे, क्या सैलरी होगा, कैसे ट्रेनिंग देंगे, कैसे प्रमोशन करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, कैसे प्लेसमेंट करेंगे, कौन कौन सी सुविधाएं देगी, कैसे उसके परफॉर्मेंस को अप्रेजल करेंगे, कैसे उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे, सारा जितने भी सवाल मन में होते हैं एक ह्यूमन रिसोर्स के लिए, उन सारे सवालों का जवाब कौन देता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देता है, जिसका परिभाषा आपके पास यहाँ बहुत सारा लिखा हुआ भी है, आप आराम से इस डेफिनेशन को पढ़ भी सकते हैं। अब हम लोगों को जो मेन हम लोगों को टारगेट देखना है कि दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए दोनों में अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट के बीच में अंतर दिया हुआ है, तो अंतर को पढ़ते हैं और एक करके समझिए। जो मेन हम लोग क्वेश्चन का कंटेंट है वो यही है। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या बोलता है? द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, ये मीनिंग पढ़ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ द मैन पावर ऑफ एन एंटिटी। बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक शाखा है, एक ब्रांच है, लिखा भी है कि प्रबंधन की वह शाखा जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी इकाई की जनशक्ति के सबसे प्रभावी उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है, मानव संसाधन प्रबंध के रूप में जानी जाती है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक ही चीज़ है
कि आप मैन पावर को यूज़ करके, वर्कर को यूज़ करके अपने संगठन के जो लक्ष्य हैं, टारगेट हैं, गोल हैं, उसको कैसे प्राप्त करते हैं। अगर उसके लिए जितने काम कर रहे हैं वो सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जबकि पर्सनल मैनेजमेंट थोड़ा सा छोटा है। बोलता है द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न्ड विद द वर्क फोर्स एंड दियर रिलेशनशिप विद द एंटिटी इज नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वर्क फोर्स को देख रहे हैं कि मेरे पास जो वर्कर काम करते हैं वो और उनका संबंध मैनेजमेंट के साथ कैसा है, उनका संबंध बिजनेस के साथ कैसा है, इतना ही छोटे क्षेत्र को कि वो वर्कर और वर्कर का मैनेजमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल मैनेजमेंट। बोलते हैं प्रबंध का वह पहलू जो कार्य बल से संबंधित है और इकाई के साथ उनका संबंध कार्मिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। यानी सिर्फ वर्क फोर्स, यानी कि केवल हम लेबर के बारे में सोचेंगे तो फिर पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, हॉल के बारे में सोचेंगे तो फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। चलते हैं सेकंड में। अब बताइए अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडर्न अप्रोच है। आज के समय में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात होती है और पहले चलता था ट्रेडिशनल पुराना अप्रोच है। तो याद रखिएगा पर्सनल मैनेजमेंट परंपरागत अप्रोच है, पुराना अप्रोच है, पुराने तरीके हैं। आज हम लोग जो बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले कौन सा वर्ड यूज होता था, पर्सनल मैनेजमेंट। अब बोलता है कि ट्रीटमेंट ऑफ मैन पावर, ये लोग मैन पावर को अपना जो वर्कर है, लेबर है, उसके पास जो एम्प्लॉय है उसको क्या मानता है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को संपत्ति मानता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को क्या मानता है, एसेट मानता है। देख लीजिए अब आपको समझाया जा रहा है, पहले लोग नहीं समझता था, बहुत सारे बिजनेसमैन आज भी नहीं समझते हैं कि उसका वर्कर उसकी संपत्ति है। वर्कर को क्या माना जाता है आज के समय में, एसेट्स। अब पुराने वाले लोग मानता था मशीन और टूल से यूज़ करो, रगड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पर्सनल मैनेजमेंट में वर्कर को मशीन और टूल्स माना जाता था। जैसे मशीन को रगड़ के इस्तेमाल होता है वैसे रगड़ के इस्तेमाल करो, मशीन ख़राब होता है बेच देते हैं, हटा देते हैं, ये माना जाता था। लेकिन ये बोलता नहीं, एसेट्स है भैया, अगर उसके घर में कोई तकलीफ़ है तो जाना पड़ेगा, उसके घर की तकलीफ़ को ठीक करना पड़ेगा, नहीं ठीक करेंगे तो कोई उपाय नहीं। क्योंकि आज वर्कर को संपत्ति माना जाता है, अगर वो है तो हमारी इंडस्ट्री है, वो नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है। तो आज का कॉन्सेप्ट ये है, पुराना कॉन्सेप्ट ये था। टाइप ऑफ फंक्शन, इसके अंदर स्ट्रैटेजिक फंक्शन होता था, अब स्ट्रैटेजी के साथ काम चलता है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन होता था, यहाँ बोलता था रूटीन फंक्शन, आइए काम कीजिए जाइए, उससे दैट्स और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ हम स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं कि उसको खुश भी रखना है और अपना काम भी कर लेना, लेकिन उस समय नहीं था, रूटीन फंक्शन करना है तो करना है। इसके अंदर हम लोग आज पढ़ते हैं परफॉर्मेंस इवेल्यूशन, उसके परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं। पहले होता था उसके काम का मूल्यांकन करते थे, तुम काम कितना किए हो। आज बोलता है तुम्हारी क्वालिटी क्या है, वर्क जो है वो किस तरह से परफॉर्म किए हो, किस तरह से दिखाए हो। तो आज हम लोग उसके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, ध्यान देगा, पहले सिर्फ काम देखना था, काम किया कि नहीं किया। आज बोलता है नहीं, परफॉर्मेंस उसका कैसा रहा, काम तो किया ठीक है, परफॉर्मेंस कैसा रहा। बताइए बिजली मिस्त्री को आप अपने घर में बुलाते हैं, पहले जॉब इवैल्यूएशन होता था कि बिजली का पूरा तार दौड़ा के चला गया, वो होता था जॉब इवैल्यूएशन, कार्य का मूल्यांकन के लिए काम कर लिया। लेकिन आज बोलता है कि कितने बेहतर तरीके से काम कर लिया कि कहीं तार पता नहीं चल रहा है, कहीं कटा छटा नहीं और आराम से बिजली चल गई। आज पेंटर है, पहले बताइए काम का मूल्यांकन पेंट कर देना था बस, आज बोलता नहीं कितने अच्छे तरीके से किया, पेंट नहीं गिरा, पेंट का सही इस्तेमाल किया, वेस्टेज कम किया। ये हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस के अंदर। उसके बाद बोलता है मैनेजमेंट रोल क्या है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमेशा परिवर्तन होना चाहिए, और ये ट्रांजैक्शन के ऊपर ध्यान देता है, इसका परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन वर्कर के साथ, आज के समय में तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन डायरेक्ट है, डायरेक्ट मैनेजर कॉन्टैक्ट में रहता है वर्कर से, और इसमें इनडायरेक्ट है, इसमें मैनेजर कॉन्टैक्ट में नहीं रहता था, इनडायरेक्ट मोड में मैनेजर से मिलता था। या आज क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय के कॉन्टैक्ट में रहता है, उसके प्रॉब्लम्स को जानता है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ताकि इंडस्ट्री में कभी किसी तरह का दिक्कत ना हो। लेबर मैनेजमेंट, कैसे लेबर इसको मैनेज करता था, तो बोलता है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अब कर लेता है। इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट मतलब है कि रमेश के पास अगर ज़्यादा क्वालिटी है तो रमेश को हम ज़्यादा पैसा देंगे, गणेश के पास कम क्वालिटी है तो गणेश को हम कम पैसा देंगे। पहले कलेक्टिव बार्गेनिंग होता था कि ना सबको बराबरी देना होगा, कह नहीं दीजिएगा सबको, सब वर्कर को बराबर देना होगा, जो कि गलत बात है। अब उसमें से कोई ख़राब वर्कर है भी, वो भी नहीं काम कर रहा है तो भी पैसा। जैसे आज सरकारी विभाग में देखिए किसी की नौकरी होती है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, कोई काम ज़्यादा करे उतना ही पैसा, कम करे उतना ही पैसा। और यहाँ बोलता है इंडिविजुअल, अगर आप काम ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देंगे, काम कम करेंगे तो पैसा कम देंगे। यानी इंडिविजुअल हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अब लेबर से। चलिए अब चलते हैं मैनेजमेंट का। बोलता है मैनेजमेंट एक्शन कैसे लेता है, तो यहाँ बोलता है बिजनेस के नीड के आधार पर लेता है, और यहाँ बोलता है जो प्रक्रिया चल रही है वैसे ही चलते रहेगा, उसमें कोई नीड का देखना नहीं। उसके बाद बोलता है डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है
और अगर पर्सनल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत स्लो होता है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा और पर्सनल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग क्या होगा, स्लो होगा। जॉब डिज़ाइन कौन करेगा, यहाँ बोलता है अकेले एक आदमी नहीं कर सकता, यहाँ पूरा ग्रुप करेगा या टीम करेगा। और यहाँ बोलता था लेबर का विभाजन कर देते थे, वही लोग अपने डिज़ाइन कर लेता है कौन काम करके। हमने 15 काम हम दे दिए, 15 काम है भैया तुम लोग को करना है, वो लोग अपने तय करता था। यहाँ बोलता है नहीं, उसका टीम बना दीजिए, वो टीम काम करेगा। फोकस किसके ऊपर है, तो बोलता है कि ट्रीट मैन पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वैल्यूड एसेट। ये संपत्ति मानता है अपने लिए मैन पावर को। और इसका बोलता है कि मुख्य रूप से कर्मचारी भर्ती, पारिश्रमिक, प्रशिक्षण, सद्भाव जैसी सांसारिक गतिविधियों पर इसका फोकस ज़्यादा रहता था। हम लोग को क्या करना है, पहला करना है भैया कि हायरिंग करना है, रेमुनरेशन से तय करना है, उसके बाद ट्रेनिंग देना है और हारमोनी दिखाना, उससे ज़्यादा नहीं। और ये क्या करता है, ये बोलता है संपत्ति बनाओ, उसको ऐसा ट्रेंड करो कि संपत्ति बने मेरे लिए, यानी वो दुनिया में सबसे नामी हो। आज भारत की सेना के ऊपर सरकार खर्च कर रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, तो अगर देश की सेना अच्छी बनेगी तो दुनिया में हमारी नाम होगा, हमारे लिए नाम होगा, हमारा ताकत बढ़ेगा। हम उसको संपत्ति मानते हैं, इसलिए अपने मैन पावर को संपत्ति माना जाना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी क्या है और इसका उद्देश्य लिखिए। तो बोलते हैं मानव संसाधन नीतियों की परिभाषा दीजिए और इसके उद्देश्य लिखिए। पॉलिसी क्या होता है, नीतियाँ, तो लिखा है अ पॉलिसी इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन एस्टैब्लिश्ड टू गाइड द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव। बोलता है नीतियाँ पूर्व निर्धारित कार्यों की रूपरेखा है जो किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती है ताकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। यानी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एक सिस्टम बना हुआ है, एक टारगेट बना हुआ है, एक रूल्स बना हुआ है, उसी रूल्स को फॉलो करके आप अपने बिजनेस के उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। वही रूल्स, वही सिस्टम, वही कोर्स ऑफ एक्शन क्या कहलाता है, नीति कहलाता है। तो बोलता है पॉलिसी इज अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, जो पहले से निर्धारित रहता है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। तो एक बिजनेस अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीति बनाता है, जो नियम बनाता है, उसी को हम लोग पॉलिसी बोलते हैं। और पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्या है, HR पॉलिसी का क्या लगता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए पॉलिसी होना चाहिए। तो आप बताओ, एक ह्यूमन रिसोर्स अगर हम किसी वर्कर को ला रहे हैं तो हमारी कुछ नीति होगी ना, कि सर वर्कर काम जानता है लेकिन ईमानदार नहीं तो नहीं लाएंगे। हर बिजनेस की अपनी एक पॉलिसी होती है। अब सोचिए, हो सकता है एक खिलाड़ी जो क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त प्लेयर है, वो हर मैच में मारता है, लेकिन उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, उसका देश के लिए एटीट्यूड ठीक नहीं है, देश के लिए खेलना चाहता है लेकिन तिरंगे का सम्मान उसके पास नहीं है, क्या कभी क्रिकेट टीम उसे सेलेक्ट करेगी? एक खिलाड़ी जो देश के विरुद्ध काम करता है, जबकि हो सकता है इस दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी हो, लेकिन कभी सेलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि पॉलिसी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप क्या हैं मैटर नहीं करता, अगर आप पॉलिसी फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कोई नहीं चुनेगा। तो इंडस्ट्री में जो वर्कर लाया जाता है तो नीति देखा जाता है कि वर्कर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये हमारी इंडस्ट्री के लायक है कि नहीं। हो सकता है आप बहुत बेहतरीन वर्कर हैं, आपके आने से बहुत फ़ायदा हमको होगा, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी पॉलिसी क्या है, इसलिए नीति बहुत ज़रूरी है। और HR मैनेजर वही काम करता है, सबसे पहले HR पॉलिसी बनाता है कि सर हम लोगों को ऐसे ऐसे चलना है और ये आपको मानना पड़ेगा। अगर मानेंगे तो मेरी इंडस्ट्री में ज्वाइन कीजिए, नहीं तो नहीं ज्वाइन कीजिए। अब देखिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एडिक्वेट, कॉम्पिटेंट एंड ट्रेंड पर्सनल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बोलता है कि HR पॉलिसी इस बात की को सुनिश्चित करता है कि प्रबंध में योग्य होना चाहिए, प्रबंध में योग्य, सक्षम, प्रशिक्षित कर्मचारी प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध हो। इस बात को श्योर करता है कि भैया हर लेवल पर, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह पे अच्छे वर्कर होने चाहिए, योग्य वर्कर होने चाहिए, ट्रेंड वर्कर होने चाहिए, प्रशिक्षित वर्कर होने चाहिए। इस बात की गारंटी आपको HR पॉलिसी देगा, क्योंकि HR पॉलिसी गलत नहीं हो सकता। अच्छा बताइए, कोई बहुत ही बेहतरीन टीचर है, हम अगर बहुत अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक बनने की क्राइटेरिया सरकार के लिए जो सरकार की तरफ से तय किया गया है कि B.Ed होना चाहिए, और अगर किसी का B.Ed नहीं है और हो सकता है कि उनके पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट टीचर बन गए, और मान लीजिए सरकार में वो उन्हीं के स्टूडेंट हैं, तो वो लोग चाह के भी उस टीचर को कभी भी टीचर नहीं बना सकता, क्योंकि सरकार की एक नीति है कि आप अगर हमारे यहाँ टीचर बनना चाहते हैं तो आपको B.Ed करना पड़ेगा। तो HR जो पॉलिसी होता है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जाता, क्योंकि पॉलिसी के कारण जो वर्कर आते हैं वो योग्य आते हैं, सक्षम आते हैं, प्रशिक्षित आते हैं, इस बात की गारंटी होती है। HR पॉलिसी और क्या बताता है, बोलता है टू क्रिएट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वर्कर।
वर्कर के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद डिसाइड कर देता है, यानी वर्कर अगर हम किसी इंडस्ट्री में गए हैं तो हमको खुद जिम्मेवारी पता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो बोल क्या रहे हैं, देखिए, कर्मचारियों के बीच उत्तरदायित्व को निश्चित करना। अगर हम किसी बड़े रेपुटेड इंस्टीट्यूशन में गए तो ये मत सोचे कि हमारा नौकरी लगा है, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, हमको उस इंस्टीट्यूशन का नाम खराब नहीं करना है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम आगे लेके जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। थर्ड बोलता है टू क्रिएट एंड इंश्योर कंडीशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द पर्सनल। कर्मचारियों के बीच आपसी संबंध तथा विश्वास को बढ़ाना एचआर पॉलिसी का पर्पस है, कि हम लोग जितने वर्कर हैं उसके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ सके, आपस में जो दोस्ती है, जो विश्वास है वो बढ़ सके और सहयोग की भावना ज़्यादा हो सके, ये एचआर पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होगा। और फोर्थ लिखा है टू प्रोवाइड सच कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इनेबल द पर्सनल टू डेवलप अ सिंसियर सेंस ऑफ यूनिटी विद द ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था के साथ कर्मचारियों के योग्यता तथा क्षमता के आधार पर आपसी संबंधों को विकसित करना, ये भी एचआर पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। एचआर पॉलिसी के साथ एक और चीज़ पूछेगा, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, तो और इसके साथ रहेगा एक क्वेश्चन और अटैच करके, तो आप उसको भी इसका आंसर करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन में जितना को छांटा जाता है, सेलेक्ट नहीं किया जाता, उससे ज़्यादा को छांटा जाता है। अब 1000 आदमी मेरे पास आया और हमको 3 आदमी लेना है, 1000 आदमी एप्लीकेशन डाला है, 3 आदमी को सेलेक्ट करना है, तो बताइए, तो 1000 में 3 को सेलेक्ट करेंगे तो 997 रिजेक्ट होगा ना। तो बताइए नेगेटिव ज़्यादा हो रहा है या पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है। तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव होता तो सिर्फ हम लोग सेलेक्ट करने वाले की बात करते हैं। सिलेक्शन क्या है, नेगेटिव प्रोसेस, यानी छांटा ज़्यादा आदमी जाता है। सिलेक्शन का मतलब है कि रिजेक्शन। तो देखिए क्या लिखा है, चयन से हमारे अभिप्राय आवेदकों की बड़ी संख्या में से विभिन्न परीक्षणों द्वारा, अलग अलग टेस्ट के द्वारा योग्य व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित संख्या में, जो पहले से तय रहता है कि हमको 5 आदमी लेना है, चुने जाने से है। यानी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक में से कुछ को पूर्व निर्धारित योग्यता के अनुसार क्या किया जाता है, चुना जाता है। यानी सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पहले से डिसाइडेड होता है कि कितने वर्कर को चुनना है और हम उसके योग्यता के आधार पर वर्कर को चुनते हैं। आगे लिखता है, देखिए यहाँ लिखा है, चयन वह प्रक्रिया जिसमें जितने अप्लीकेंट्स होते हैं, सिलेक्शन में जितने लोग अप्लाई करते हैं नौकरी के लिए, उनको 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक पहला पार्ट वो जिनको नौकरी देना है और दूसरा पार्ट वो जिनको नौकरी नहीं देना है। जिनको नहीं देना उसको भगा दिया जाता है, जिनको देना है उनको उनका डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। देखिए लिखा हुई है, चयन वह प्रक्रिया जिसमें आवेदकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला वे जिन्हें रोजगार दिया जाना, दूसरा वे जिन्हें रोजगार नहीं देना है। अब इसको रटने की जरूरत है, रटने की जरूरत है। सिलेक्शन का मतलब है कि एम्प्लॉई को 2 पार्ट में बांटेंगे, पहला वो जिन्हें जॉब देना है, दूसरा वो जिन्हें जॉब नहीं देना है। यानी भैया जॉब नहीं देना मतलब भगा देना है, भागो भैया तुम हमारे लायक नहीं। जॉब देना है मतलब ये ठीक है, लायक है। तो हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, इसीलिए बोला जाता है सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, खाली गाली सुनता है सिलेक्टर। क्योंकि 1000 में से 3 को छांटना है तो बाकी को तो हटाना है ना, तो बाकी जो जाएगा वो तो श्लोक देते जाएगा। तो याद रखना है कि सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, जिसमें से हम लोग एम्प्लॉई को, जो अप्लीकेंट्स होते हैं, जो आवेदक होते हैं, उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला वे जिन्हें सेलेक्ट करना है, दूसरा वे जिन्हें रिजेक्ट कर देना है। अब चलते हैं रिक्रूट। देखिए अब सिलेक्शन का बहुत सारा डेफिनेशन, आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, जितना डेफिनेशन आप पढ़ के लिख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन होता है वो सोचिए। तो आप भी नौकरी में जाने वाले हैं, सेमेस्टर 3 के बाद जब नौकरी में जाइएगा तो आपके साथ भी यही घटना घटेगी जो आप यहाँ देख रहे हैं। सिलेक्शन याद रखिएगा, क्या सबसे पहले करेंगे, और ध्यान दीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस में अगर कहीं भी नो हुआ ना तो सीधा बाहर। जैसे सबसे पहले बोलता है फर्स्ट काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो लिखा ही, हम यहाँ समझाते हैं। सबसे पहला काम होता है आवेदन पत्रों की जाँच। यानी अगर मान लीजिए हम सरकार, भारत सरकार या झारखंड सरकार एक फॉर्म निकाली, आप फॉर्म भर के दिए, जमा कर दिए सरकार के पास। सरकार सबसे पहले काम क्या करेगी, आवेदन पत्रों की जांच, स्क्रूटनी द एप्लीकेशन फॉर्म। ये चेक करेगी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरा या नहीं भरा। जो बच्चा नहीं भरा उसका वहीं रिजेक्ट, और यहीं रिजेक्ट तो आगे कहानी बढ़ेगा नहीं, और जिसका सही है उसका आगे बढ़ेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो याद रखिएगा इस प्रोसेस में कहीं भी नो हुआ ना तो सीधा बाहर। देखिए लिख दिया है सीधा बाहर। देखिए आगे हम बढ़ा देते हैं, सब में क्या बोलता है, अस्वीकृति, रिजेक्शन, ये सब का देखिए नो 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 वाला है, अयोग्य होने पर, नहीं होने पर, सब देखिए। तो हम लोग इधर देखते हैं कि अगर कहीं भी नो हुआ तो सीधा गए भैया। अगर पता चला कि फॉर्म सही से नहीं भरा था,
सिग्नेचर छूट गया नीचे तो गए बाहर। अब आपका फॉर्म थोड़ी भेजेगा, आपका राष्ट्रपति बेटा है कि घर भेज देगा कि साइन करके भेज दो, सीधा फाड़ेगा रद्दी में फेंक देगा। तो सबसे पहले आवेदन पत्रों की जांच कि जो कैंडिडेट एप्लीकेशन डाला है वो एप्लीकेशन सही है या नहीं है। अगर कहीं कोई कमी है तो रिजेक्ट कर देगा, सारा कुछ सही भरा हुआ है तो आगे बढ़ाएगा। तो दूसरा काम क्या करेगा भाई, एप्लीकेशन चेक करने के बाद दूसरा करेगा, छोटा सा एक इंटरव्यू बुलाएगा, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। ये प्राइवेट सेक्टर में होता है, सरकारी में नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में एक छोटा सा इंटरव्यू बुलाएगा कि एक बार देख तो ले आदमी को, चेहरा से देखे तो पहला होता है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, प्राथमिक साक्षात्कार होता है, जिसमें थोड़ा मोड़ा जानकारी आपसे लिया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। कोई दिक्कत है? यहाँ बोलता है कि प्राथमिक साक्षात्कार का उद्देश्य जहाँ एक और अक्षम और अयोग्य आवेदकों की छँटनी करना है, मतलब जो योग्य नहीं है उसको पहले छांटिए, वहीं दूसरी योग्य कर्मचारी की कार्य की प्रकृति, सेवा की शर्तें, वेतन, कर्तव्य, ये सब हम पूछेंगे कि भैया जैसे कैसे कैंपस सिलेक्शन होता है, कॉलेज में ही जाकर पूछ लेता है कि क्या तुम पैसा लोगे, क्या तुम्हारा राइट है, क्या ड्यूटीज़ है, कैसे तुम करोगे काम, ये सारा चीज़ उसके बारे में पूछा जाता है। ट्रेनिंग है कि नहीं है, काम का एक्सपीरियंस कितने सालों का है, कौन कौन से काम किए हो, कौन से सॉफ्टवेयर में काम किए हो, सारी जानकारी पहला साक्षात्कार है, यानी फर्स्ट मीटिंग। जहां आपको अगर यहाँ पे रिजेक्ट हो गए, अगर यहाँ पे नो लिखा गया आपके सर्टिफिकेट में तो यहीं से बाहर भागिए, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर यस लिखा है कि नहीं ठीक है तो फिर आप आगे जाएंगे तीसरे स्टेज में। और तीसरा स्टेज होता है फिलिंग इन ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये क्या हो गया भैया, खाली एप्लीकेशन फॉर्म भरना? तो आप याद कीजिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो कुछ जगह लिखा रहता है ओनली फॉर ऑफिस यूज़, केवल कार्यालय प्रयोग के लिए, और आप वहाँ पे छोड़ देते हैं, आप नहीं भरते हैं क्योंकि आप ऑफिस यूज वाला छोड़ देते हैं। तो भैया जब वो दोनों सही हो गया, आदमी ठीक निकल गया, तो ऑफिस जो खाली है तो ऑफिस भरेगा ना उस फॉर्म को। तो बोलता है कि जो खाली जगह है ना, जहाँ जहाँ खाली होगा फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा था, वहाँ उसको भरा जाएगा ताकि आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो सके। तो अब ऑफिस उसको भरेगा बैठ के। उसके बाद क्या करेगा, हम लोग सब जानते हैं, फॉर्म भरा दिया तो फिर एडमिट कार्ड जारी करेगा। क्या लेगा? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, रोजगार परीक्षा। अब टेस्ट देखिए इतने सारे होते हैं, इतने सारे टेस्ट होते हैं। आप शायद, हमको लगता है जितने लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, याद कीजिएगा सब टेस्ट आप दोगे, लेकिन सबको मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए समझ नहीं आता है। सारे टेस्ट होते हैं, देखिए किसका किसका टेस्ट होता है। रोजगार परीक्षा चयन प्रक्रिया का प्रमुख अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रोजगार परीक्षाओं में के द्वारा आवेदकों की योग्यता, चातुर्य मतलब कितना स्किल है, कार्य, रुचि, स्वभाव इत्यादि का मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए ये सारे टेस्ट लिए जाते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब स्पेशलाइजेशन अपना जो भी ट्रेड इफिशिएंसी टेस्ट है। मान लीजिए आप ड्राइवर के लिए जा रहे हैं तो ड्राइवर से रिलेटेड पूछेगा। चतुराई का परीक्षा भी लिया जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप चतुर हैं ठीक है, अपने काम करने में एक्सपर्ट हैं ठीक है, आपका इंटरेस्ट कितना है किसी काम को करने में, बोरिंग तो नहीं है। बहुत आदमी पैसे बोल जुड़ गया पैसे के लिए, लेकिन काम में मज़ा नहीं आता उसको। बहुत लोग ऐसा होता है जिसको इंटरेस्ट नहीं आता। उसके बाद इंटेलिजेंस तुम्हारा कैसा है, बुद्धि है कि नहीं है। उसके बाद क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, प्रवृत्ति तुम्हारा कैसा है। उसके बाद होता है पर्सनालिटी टेस्ट, वो तो हम लोग देखते हैं एकदम सूट बूट, जिंदगी भर रहो किसी तरह से पागल की तरह, लेकिन जिस दिन इंटरव्यू रहेगा ना एकदम स्मार्ट बन के बंदा जाता है। वो जानता है कि आज हमारा पर्सनालिटी टेस्ट है कि हमारा पर्सनालिटी कैसा है। उसके बाद तो भैया जैसे हमको रहना है रहेंगे, लेकिन उस दिन पर्सनालिटी टेस्ट होगा। इसके अलावा नॉलेज टेस्ट होता है लैंग्वेज का, कि तुमको कौन कौन सा नॉलेज पता है, लैंग्वेज पता है, इंग्लिश पता है, हिंदी पता है, लोकल लैंग्वेज पता है कि नहीं पता है। तो जैसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, अब हर कंपनी तो इसका नहीं लेता है, लेकिन जैसा लगता है कि कंपनी को ज़रूरत है वर्कर का, उस तरह से वो टेस्ट लेता है। जनरल नॉलेज टेस्ट लेता है आपसे, ये तो परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई इसको जीके का आता है कि नहीं आता है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, कुछ तो आता होगा, तो वो सब भी पूछा जाता है। तो ये सारे से क्वेश्चन मिला के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी जो भी टेस्ट होगा उसमें सारे से मिलता हुआ सवाल आएगा, इसलिए आप देखिएगा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी का सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। अब क्या होगा, टेस्ट में अगर पास हो गए भैया, फेल हो गए तो घर जाइए सीधा, पास हो गए तो इंटरव्यू बुलाया जाएगा आपका, फाइनल इंटरव्यू। बोलता है इंटरव्यू बाय एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट आपको इंटरव्यू में बुलाएगा। उसके बाद सर इंटरव्यू में अगर फेल तो सीधा झोला उठे घर जाइए, अगर पास हुए तो फिर आपका रेफरेंस चेक होगा, संदर्भों की जांच। संदर्भ क्या होता है बताइए? संदर्भ का मतलब होता है बाबू लोग डॉक्यूमेंट्स। आप जो सर्टिफिकेट दिए हैं फोटोकॉपी करके, वो फर्जी भी तो हो सकता है, तो वो उसका पूरा चेक होगा। नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, सही डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। उसके बाद थाना से चेक किया जाएगा कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो तुम दे दिया बना के, अब बना के दिया कि ऊपर से वाइटनर मार के फ़ोटोकॉपी करके दिया, क्या किया पता नहीं, तो थाना जाके पता करेगा कि आदमी कैसा है। पता चला आदमी कैरेक्टर लेस है सर, 3 बार गोली मार चुका है किसी को,
तो मजाले जो कंपनी आपको नौकरी दे देगी, क्योंकि जानता है कि सैलरी नहीं देंगे तो गुस्सा में हमको मार देगा, तो कैरेक्टर भी चेक करेगा ना, हर चीज़ आपका चेक करेगा। चरित्र कैसा है, व्यवहार कैसा है, कार्य अनुभव कैसा है, देखिए सब यहाँ लिखा हुआ है। उसके आगे सर अगर रेफरेंस चेक ठीक हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है, अगर यस हो गया तो आगे बढ़िए, नो हुआ तो घर जाइए सीधा। अगर यस हो गया तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। अब मेडिकल टेस्ट में अगर यस हो गया तो आगे बढ़ेंगे, नो हुआ तो वहीं से घर चले जाइए। रिजेक्शन मिल गया, लास्ट स्टेज जाके देखिए, मेडिकल के बाद सीधा अपॉइंटमेंट लेटर है, जिसको ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं लोग। ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए। क्या लगता है ज्वाइनिंग लेटर के बाद ही सिलेक्शन खत्म? नहीं, उसको नौकरी पर लगाइएगा। खाली ज्वाइन लेटर दे दिए कि लो टीचर बनना है, बोले कहाँ बनना है सर? बोला हमको भी नहीं मालूम कहाँ बनना है, लेकिन टीचर बनना है। तो कहाँ बनेंगे? तो उसके साथ क्या करना होगा, प्लेसमेंट ऑन वर्क, उसको वर्क पे प्लेस कर दीजिए कि भैया तुमको दुमका में जाके ये फलाने जगह पे, ये ब्लॉक में, ये तुम्हारा एक स्कूल है, वहाँ पे तुमको ज्वाइन करना है। तो बेचारा जाएगा अपना, तो प्लेसमेंट कर दीजिए कि किस जगह पे वो काम करेगा। और फिर प्लेसमेंट के बाद भी रुकना नहीं है, उसके बाद फॉलोअप करते रहना है। प्लेसमेंट के बाद फॉलोअप करते रहना, खाली प्लेसमेंट करके छोड़ मत दीजिएगा। प्लेसमेंट करके छोड़ना नहीं है, उसको फॉलोअप करते रहना, ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कमी है तो ट्रेनिंग दीजिए, नहीं कमी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा पूरा सिलेक्शन। और यहाँ पे आपका समझिए नौकरी लग गया, सिलेक्शन हो गया। तो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को याद रखना है। 9 प्रोसेस है टोटल। कितने प्रोसेस है? 9 प्रोसेस है टोटल। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। बोला है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मानव संसाधन प्रबंधक के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का 2 ही फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन है और ऑपरेटिव फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन सब लोग जानते हैं, जो मैनेजमेंट का फंक्शन था ना, वही यहाँ पे मैनेजरियल फंक्शन में। देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और स्टाफिंग भी इसका है, याद रखना। वैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन फंक्शन ही स्टाफिंग होता है। और उसके अलावा इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, पढ़े हुए भी हैं, फिर भी नोट्स में है ही। एम्प्लॉयमेंट देना, रोज़गार, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, उसका रेम्यूनरेशन तय करना, कितना सैलरी लोगे, अच्छे संबंध बनाना सारे वर्कर के बीच में कि झगड़ा झंझट नहीं करे, इसलिए एक अच्छे संबंध क्रिएट करना, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करना कि काम करने में मजा आए, धूल नहीं रहे, अच्छा जो कार्य करने का स्थान होता है वो तय करना। मोटिवेशन कंटिन्यू देते रहना ताकि वर्कर का मोरल जो है कॉन्फिडेंट रहे, बढ़ता रहे। और इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाना, ऐसे रिलेशंस क्रिएट करना जिससे इंडस्ट्री की में काम करने वाले वर्कर को लगे कि ये मेरी अपनी इंडस्ट्री है। इसलिए बहुत सारे लोगों को देखिएगा ये बोलता हुआ कि ये अपना है, हमारा अपना है, तो आपको लगता है कि नहीं अपना ही हमारा है और हम इसके भाग हैं। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है प्लानिंग क्या है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सब आराम से पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम स्लाइड को आगे बढ़ा देते हैं, आप देख लीजिए। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया। छोटा छोटा एकदम लिखा हुआ है, बाकी आप डिटेल लिख सकते हैं उसका। आप जितना डिटेल लिखना चाहते हैं इतना डिटेल लिखिए। कंट्रोलिंग भी हो गया आपके पास। ऑपरेटिंग फंक्शन में पहला इंप्लीमेंट हो गया रोज़गार। और रोज़गार के लिए देखिए हम लोग इतना सारा काम करते हैं, तो सब जानते हैं। जॉब एनालिसिस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सब अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी काम का डिटेल स्टडी करना, किसी भी काम का डिटेल स्टडी करना जॉब एनालिसिस कहलाता है। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे डेवलप करेंगे, तो देखिए डेवलपमेंट के लिए 3 काम किया जाए। पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल, दूसरा है ट्रेनिंग, तीसरा है करियर प्लानिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड करियर प्लानिंग। अब देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब उसके काम को मूल्यांकन कीजिए ताकि वो आगे बढ़ सके, ट्रेनिंग दीजिए और उसके करियर को लेकर प्लान कीजिए। उसको समझाइए कि तुम्हारा ज़िंदगी यहाँ नहीं कटेगा, तुम बहुत आगे तक जा सकते हो, तुमको मेहनत करने की ज़रूरत है, तुमको बहुत आगे तक जाने का मौका मिलेगा। उसके बाद रेम्यूनरेशन तय कीजिए कि क्या सैलरी लोगे भैया, किस तरह से सैलरी देना चाहिए। आज के समय में रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेतन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा अच्छे आदमी का ईमान डुला देता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा। उसके आगे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिलेशंस क्या होगा, तो ह्यूमन रिलेशन के ऊपर भी फोकस करना है कि अच्छे संबंध कर्मचारी के बीच में होने चाहिए। मतलब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक अच्छे संबंध होने चाहिए। मैनेजमेंट को हमेशा अपने वर्कर का ख्याल रखना चाहिए और वर्कर को भी अपने हमेशा मैनेजमेंट का ख्याल रखना चाहिए। एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना चाहिए काम करने के लिए ताकि वर्कर निश्चिंत होकर काम कर सके, कहीं कोई दिक्कत ना हो।
इसलिए देखिएगा आज बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसेस में एसी लगा दिया गया पूरा कि आराम से एसी वाले में बैठ के काम कीजिए, कोई स्ट्रेस नहीं लीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई ज़्यादा चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं, एकदम एसी वाले रूम में अपना काम कीजिए और जो भी व्यक्ति काम करवाने आएगा शांत होकर काम कराएगा, उसके साथ मोटिवेट करते रहिए और एक अच्छा इंडस्ट्री रिलेशन बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आराम से आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए नोट्स में, बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बोल रहा है कि ट्रेनिंग क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक टेक्निक है कि किसी वर्कर के अंदर अगर कॉन्फिडेंस लाना है तो उसको ट्रेन करना होगा, यानी किसी वर्कर की कार्य करने की क्षमता, इफ़िशियंसी अगर बढ़ा देनी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, उसके काम के स्पीड को बढ़ाना है, तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, बोलता है प्रशिक्षण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी विशिष्ट काम, मतलब किसी विशेष काम को करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्वालिटी डाला जाता है। यानी एक व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अगर उसके अंदर क्वालिटी डाला जा रहा है, उसके अंदर एबिलिटी डाला जा रहा है, उसके अंदर उसका एक्सपीरियंस डाला जा रहा है, तो वो कहलाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स किसी भी काम को करने के लिए अगर किसी वर्कर की इफिशियंसी बढ़ाई जा रही है तो ट्रेनिंग कहलाता है। देखिए लिखा है, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द एबिलिटी एंड externality and efficiency of a person to perform a specific task is increased। यहाँ पे हम लोग किसी एक काम को करने के लिए किसी वर्कर के अंदर जो क्वालिटी होगा, जो इफ़िशियंसी होगी, जो एबिलिटी होगी, उसको बढ़ाया जाएगा। वहीं नीचे भी लिखा है, देखिए एकदम सिंपल सा परिभाषा है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में, चातुर्य में वृद्धि करना प्रशिक्षण कहलाता है। ट्रेनिंग इज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉई टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। यानी किसी काम को करने के लिए किसी वर्कर के, किसी कर्मचारी के ज्ञान और चातुर्य में, स्किल में अगर कोई बढ़ोतरी होती है, किसी तरह की वृद्धि होती है, तो इसको प्रशिक्षण बोलते हैं। प्रशिक्षण एक ऐसी संगठित कार्यविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए ज्ञान और चातुर्य सीखते हैं। फिर वही बात हो गया कि अगर किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए लोग नॉलेज और स्किल सीख रहे हैं तो वो ट्रेनिंग कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग का 3-4 परिभाषा और है, आराम से पढ़िए, जितना याद होता है छाप दीजिए आराम से घर में जाके, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशिक्षण का एक चीज़ और था यहाँ पे लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग का क्या है। तो यहाँ तो ट्रेनिंग का डेफिनेशन लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव तो मिसिंग है। तो बताइए ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम आपको बता देते हैं। पहला, ट्रेनिंग अगर आप अपने वर्कर को देते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप सुन लीजिए, सुन के भी लिख सकते हैं। ट्रेनिंग अगर आप अपने वर्कर को देते हैं तो पहला, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। दूसरा, उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी। तीसरा, एक्सीडेंट कम होंगे। चौथा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। पांचवा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। छठा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है, मतलब उत्पादन लागत कम हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। ये सारे फायदे होंगे। एम्प्लॉय एक्सीडेंट कम होंगे और एक्सीडेंट कम होने से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बार किसी वर्कर का हाथ टूट गया ना भैया, तो उसका मेडिकल का सारा खर्चा आपको भरना पड़ेगा, जो कि आपके प्रॉफिट से जाएगा। इसीलिए हम अगर ट्रेनिंग अपने वर्कर को दे दें तो एक ट्रेंड वर्कर ये सब चीज़ हमारा बचा देगा और ट्रेनिंग के हमारे ये फ़ायदे भी हैं। अब चलते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, मजदूरी भुगतान पद्धति क्या है और इसको डिटेल में लिखना। आप सब लोग जानते हैं, मुझे सिर्फ ये समझाना है, इस दुनिया में वेजेस पेमेंट करने का, मजदूर को पेमेंट करने का 3 ही मेथड है। 3 तरीके से आप अपने मजदूर को पेमेंट देते हैं। सबसे पुराना मेथड कौन सा है? सबसे पुराना मेथड है टाइम वेज। भैया आइए, समय बिताइए और पैसा लेके जाइए। आइए, समय बिताइए और पैसा लेके जाइए, ऐसे मेथड को बोलते हैं टाइम वेज पेमेंट सिस्टम। टाइम के आधार पर। इसमें वेजेज कैसे निकलता है बताइए? इसमें वेजेज निकलता है टाइम टेकन, जितना आपने समय लिया, टाइम टेकन इनटू रेट। अगर आप 6 घंटा काम किए, 1 घंटा का 3 रुपया, तो 6 18 रुपया आपका हो गया। आप क्या काम किए क्या नहीं किए मैटर नहीं करता। ये सरकारी स्कूल में देखिए तो यही हाल है ना, आया, समय बिताया, अपना चल दिया, टाइम पास बस किसी तरह से। ये बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में, सबसे पुराना देखिए, इसके बारे में अगर पूछेगा तो बोल सकते हैं इट इज़ अ सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वेजेज पेमेंट। यह सबसे साधारण और सबसे पुराना तरीका है मजदूरी भुगतान करने का। और ये मजदूरी भुगतान करने का थोड़ा लेटेस्ट तरीका है। इसमें बोलता है नहीं, काम के आधार पर पैसा देंगे। आप समय बिता रहे हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, काम होगा तो पैसा देंगे, नहीं काम होगा तो नहीं देंगे। इसका क्या होता है, वेजेज कैसे निकलेगा इसमें? वेजेज इक्वल टू होता है पीस,
इंटू रेट, जितना पीस बनाओगे रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे बताओ जी साइकिल बनाना है तो बोल दिया मालिक कि एक साइकिल का 25 रुपये देंगे, एक साइकिल का 25 रुपये देंगे भैया। अब जितना साइकिल तुम बना पाए हो, कोई बंदा है 100 साइकिल बना दिया तो 2500 रुपये लेके चला गया। अब कोई कोढ़िया आदमी एक एक साइकिल बनाया तो 25 रुपये, इसमें कोढ़िया का जान निकल जाएगा, इसमें मेहनत करने वाला की जान निकल जाएगा। इसमें मेहनत करने वाला खुश नहीं रहेगा, बोला बहुत मेहनत करते हैं यार उतने मिलता है, और देखो कदम कुर्सी पर बैठा रहता है उसको भी इतने मिलता है। तो इसमें क्या होगा, सब लोगों के अंदर डीमोटिवेशन होगा। अब बताइए सोचिए कि अगर हम टीचर हो जाएं, रिकॉर्ड टीचर हो जाएं, हमारे दोस्त कुछ ना पढ़ाएं 50,000, हम भी खूब मेहनत करके पढ़ाएं, 8-8 घंटा पढ़ाएंगे 50,000, तो क्या अगले महीना हमको भी मेहनत करने का मन करेगा? लगेगा यार बैठे ही ना फ़ायदा है, 50 फ्री मारा है। तो यहाँ वर्कर डीमोटिवेट हो जाता है, वो और काम करना नहीं चाहता, उसको जानता है कि मेरा फिक्स सैलरी, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भी उतने मिलेगा, नहीं करेंगे तो भी उतने मिलेगा। और यहाँ क्या होता है, जो वर्कर मेहनती होता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वो बोलता है ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा मेरा पैसा बनेगा, जो कम पढ़ाएगा कम पैसा कमाएगा। तो ये होता है पीस वेज पेमेंट सिस्टम। तो ये फैक्ट्री में लागू होता है जहाँ गिन पाना वस्तु को संभव है। अब ये बोर्ड बना रहा है कोई व्यक्ति तो बोर्ड को गिन सकते हैं, मोबाइल बना रहा है गिन सकते हैं। तो यहाँ पे आप वेजेज पीस वेज सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ किसी वस्तु को गिन पाना संभव नहीं है वहाँ पे तो वही लगेगा टाइम वेज। तो टाइम वेज सबसे पुराना, उससे मॉडर्न थोड़ा देखें तो पीस वेज है। लेकिन आज के समय में जो प्राइवेट कंपनियाँ वो दोनों में से किसी को लागू नहीं किया। बोलता है सर इसको लागू करेंगे तो कोढ़िया आदमी बन, सब सरकारी ऑफिस जैसा बैठा रहेगा कुर्सी लगा के, काम नहीं करेगा। इसको लागू करेंगे तो समस्या वर्कर के साथ आ जाता है कि अगर काम नहीं किया, 1 महीना लगातार बीमार पड़ गया तो घर में खाने को कुछ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तो बोलता है काम करो तो पैसा मिलेगा। अब वर्कर काम नहीं कर पाया, बेचारा बीमार रह गया 1 महीना, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो वर्कर इसका विरोध करता है कि नहीं भैया ऐसा सिस्टम है तो गलत है ना, कि जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक ठीक है, मान लीजिए 1 महीना बीमार पड़ गया तो क्या मिलेगा? इसमें कम से कम कुछ तो दीजिएगा आप। तो आज के समय में एक नया तरीका हमारे यहाँ जितनी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर है वो एक नए तरीका लगाती हैं। बोलती है अब हम वेजेस देंगे, इंसेंटिव ये नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, ना हम आपको टाइम वेज देंगे ना पीस वेज देंगे, इंसेंटिव वेज। इंसेंटिव वेज का मतलब बताइए कैसे तय होता है? आज प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर रहा है ना तो ऐसे तय हुआ 8,000 पर मंथ प्लस इंसेंटिव। देखिएगा किसी को भी पूछिएगा तो पूछिएगा कितना सैलरी है भैया, तो बोलता है बस 12,000 रुपये सैलरी है प्लस इंसेंटिव है। तो बोले इतना कमाते कैसे हो, 12,000 में बढ़िया मेंटेन करके रखे हो। बोलता है कमाई कौन छूता है, 12,000 तो कभी छुबे नहीं करेगा हमको। किससे कमाई होता है? इंसेंटिव से कमाते हैं हम, इंसेंटिव दे दिया। अब देखिए सिंपल फंडा हम समझाते हैं। अगर कार के शोरूम में आप नौकरी करते हैं और कार का शोरूम बोलता है कि हम तुमको टाइम वेज पेमेंट सिस्टम देते हैं, तुम 10 बजे आओ 4 बजे ऑफिस, मतलब यहाँ से चले जाओ, कार बिके ना बिके तुमको हम दे देंगे पैसा। बताइए जी अगर 5 बजे 4 बजे मेरा ड्यूटी ख़त्म होता है तो याद रखिएगा 3:30 में भी कोई कस्टमर आएगा ना तो हम उसको अटेंड नहीं करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने बाबूजी का क्या जा रहा है, नहीं बिकेगा, समझेगा अपना, उससे बिहेवियर मेरा ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। उसको जल्दी जल्दी समझा के निकलना चाहेंगे या उसके साथ मिसबिहेव भी कर देंगे, कह रहे बहुत तंग करते हो यार, डांट डपट देंगे। क्यों? क्योंकि अपने बाबूजी का क्या जा रहा है, अपने तो सैलरी मिल जाएगा, लेकिन कंपनी का तो एक कस्टमर बर्बाद हो गया ना। अब कंपनी इसके आधार पर सैलरी दे दे तो मुसीबत है। वर्कर पता चला 1 महीना में 1 गाड़ी नहीं बेच पाया तो मर जाएगा भूखे, कहाँ चलेगा। तो सर कंपनी बोलती है देखो भैया 8,000 तो तुमको हम देंगे, तुम समय बिताओ हम 8,000 देंगे, लेकिन जितना काम करोगे अगर 1 गाड़ी तुम बेचवा दिया तो हम 5,000 तुमको इंसेंटिव देंगे, 2 गाड़ी बेचवा दिया 10,000। अब तुम कमाओ, तुम्हारे ऊपर है। हम ये मत बोलना कि सैलरी बढ़ाइए, तुम जितना कमा सकते हो, ताकत है 100 गाड़ी बेचवा दो ना भैया, 5 लाख रुपये ले लो ना, क्या दिक्कत है, हम देने के लिए तैयार हैं। तुम 100 गाड़ी बेचवाओ एक महीने के अंदर, 5 लाख मेरे से ले लो। तुम मत बोलना सैलरी बढ़ाओ, सैलरी हम बढ़ाएंगे नहीं, सैलरी तुम्हारे हाथ में है। सैलरी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, सैलरी तुम डिसाइड करो तुमको कितना लेना है। तो भैया जितना लेना है उतना गाड़ी बेचो। हम क्या कर दिए हैं, हर गाड़ी पर कितना इंसेंटिव डाल दिए हैं, हर गाड़ी पर 5,000 का इंसेंटिव। सोच लीजिए अब कोई वर्कर आएगा कि सर सैलरी बढ़ा दीजिए, बोले तुम्हारे हाथ में सैलरी लिख के हम तुमको दे दिए कि तुमको कितना लेना है मेरे से वो बताओ। तुमको 30,000 लेना है, 50,000 लेना है, 5 लाख लेना है, 10 लाख लेना है, तुम बताओ कि कितना हमसे लेना चाहते हो। यानी सैलरी कंपनी के हाथ में ना होके किसके हाथ में चला गया, वर्कर के हाथ में। औकात है, ताकत है, मार्केटिंग का बंदा हो, मार्केटिंग कर सकते हो, सामान बेच सकते हो, बेचो, जितना कमाना उतना कमाओ। और आज यही सिस्टम सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिसको बोलते हैं इंसेंटिव वेज पेमेंट सिस्टम। जितना मेहनत करना है तुम करो। आज के समय में देखिएगा किसी भी सेल्स के बंदे को रात दिन लगा हुआ है, ये आदमी को रात में अगर 11 बजे फ़ोन आएगा ना कि भैया कार खरीदना है, अटेंड करेगा और बहुत रिस्पेक्ट से बात करेगा।
भैया भैया करके 4 बार जाएगा, उसके घर जाएगा, उससे सब सारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसको ये नहीं ध्यान है कि मेरा कंपनी का कार बिकेगा, इसको ये ध्यान है कि मेरा 5,000 बन गया। तो इसे इंसेंटिव प्लान है। कंपनी बोलती है हम टेंशन लेंगे, हम तुम्हारे ऊपर सर सुपरवाइज़र रखें, सुपरवाइज़र भी देखता है। आजकल तो सुपरवाइज़र से भी लोग सेटिंग कर लेता है, बिना गए अटेंडेंस बना दिया। भाई हमको क्या मतलब है, तुम घर में सुतल रहो ना, देंगे पैसा बढ़िया से। अगर एक को कार नहीं बेचोगे तो 8,000 भी काट देंगे हम। घर में सोए रहो, हमको क्या दिक्कत है। पहले ये मिलता था, देखिए मार्केटिंग वाले को तो क्या करता था, हमारा कुछ दोस्त भी था, काम करके उधर से आया, कुछ नहीं, उधर से निकला ऑफिस से, घर में जब सो गया। कहाँ हो जी, मार्क फील्ड में है। कहाँ हो जी, फील्ड में। 25 आदमी का डेटा देना है, किसी का उठा के दे दिया, जाइए। कंपनी को दिखा दिया, हम तो घूम ही रहे थे और सोए हुए गर्मी में आराम से करके, फिर सामने जाके ड्यूटी दिखा दिया, चेहरा चल दिया। आज कंपनी बोलती है ऐसे मत जाओ ना कहीं, नहीं जाओगे तो कमाओगे कहाँ से। तुम रोज सोए रहो, सोए रहेगा तो कितना दिन, 8,000। एक महीने देखेंगे काम नहीं किया, दूसरा महीना काट देंगे, भाई भैया यहाँ से चले जाइए। 8,000 भी अब महंगा पड़ रहा है हमको देने में। इसलिए जो काम करता है, जो परफॉर्मर है, उसी को पैसा देने में ठीक है। और इसी सिस्टम को लोग बोलते हैं इंसेंटिव वेज पेमेंट सिस्टम। अब इसको अपने से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसके फ़ायदे घाटे खुद से लिखे जा सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा, क्या घाटा होगा, बताइए। ये सिस्टम आसान है लेकिन कोढ़िया बना देता है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो सबके फ़ायदे घाटे देखिए है। अभी जो बता रहे थे, वेजेज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन वर्क, कार्य के समय कितना घंटा आपने बिताया, इनटू वेजेज रेट। सबसे पुराना सबसे आसान, समय बिताइए और पैसा ले जाइए। देखिए इसके फ़ायदे देखिए, बोलता है सिंपल एंड इजी, इतना आसान कि किसी भी आम आदमी को समझ में आ जाएगा कि उसका मजदूरी कितना बनेगा। दूसरा बोलता है क्वालिटी इम्प्रूव्ड, गुणवत्ता में सुधार होगा। बोलता है कि कम बर्बादी है, इसमें वेस्टेज बहुत कम होगा। लो वेस्टेज क्या मतलब, मशीन कम तोड़ेगा, आराम से काम करेगा तो मशीन में कहाँ टूटेगा, कुछ तो काम ही नहीं करता है तो टूटेगा कहाँ से। लो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, कहाँ से दुर्घटना होगा भैया, आदमी काम करे तब दुर्घटना कि काम नहीं करेगा तब दुर्घटना। जो बहुत फास्ट काम करता है एक्सीडेंट का चांस वहाँ रहता है। इक्वल वेजेज, बोलता है सबको समान मजदूरी, कोढ़िया रहे चाहे ज़्यादा काम करने वाला, हम बराबर मजदूरी देंगे भैया। मित व्ययी है, ये कंपनी के लिए सस्ता पड़ता है। आय में परिवर्तन, इसे वर्कर का, ये कंपनी का इनकम चेंज होगा क्योंकि वो फिक्स पेमेंट दे रहा है। अच्छा हेल्थ होगा वर्कर का, क्योंकि काम ही नहीं करेगा तो हेल्थ तो रहेगा ही। ऐसा हेल्थ कि पेट फेंक देता है सबका, ऐसा हेल्थ यहाँ पे रहेगा। गुड हेल्थ, एकदम तगड़ा सा, पेट से भी एकदम मजबूत बन के रहेगा। काम ही नहीं करेगा तो हेल्थ बढ़िया रहेगा ही। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके, आप सब जानते हैं और सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सारे तरीके को देखते जाइए। अब बोलता है समय अनुसार मजदूरी की हानि, बस ये समय के हिसाब से देंगे तो हानि क्या होगा। तो बोलता है कार्य कुशलता की कमी, यहाँ अच्छे वर्कर नहीं मिलेंगे, सब कोढ़िया बन जाएगा। दूसरा क्या बोलता है, पर्यवेक्षण का खर्चा बढ़ जाएगा, बार बार देखना पड़ेगा कि कौन किधर दबक के बैठा हुआ है, कोई छिप के बैठा हुआ है, इधर भागा उधर बैठा। सबसे ज़्यादा इसमें टाइम पास होता है खैनी के कारण। पता चला आधा घंटा खैनी मसलेगा और उसके बाद खाएगा, तो वो समय जो बर्बाद कर रहा है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा ना। जबकि पीस वेज में कोई खैनी नहीं खाएगा, वो घरे से खा के आएगा या तो घर से रगड़ के सुबह बना के आएगा, निकालेगा, फट से मुंह में डालेगा, काम करेगा, क्योंकि जितना पीस बनाएगा उतना पैसा मिलेगा। तो ये एक अंतर है। तो ये सारे डिमेरिट्स है जो आपको पढ़ने हैं कि क्या क्या डिमेरिट्स है ऐसे वेजेज पेमेंट सिस्टम का। अब देखिए कार्यानुसार, ये जानते हैं कार्यानुसार के बोलता है जितना काम करोगे उतना पैसा देंगे, काम होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ वर्कर ना पागल की तरह लग जाता है, कोई सुपरविजन का जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई देख रेख करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जानता है कि सामने गिनती होगा, जितना करेंगे उतना पैसा मिलेगा, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा मिलेगा, कम करेंगे कम मिलेगा। तो ये एकदम ज़बरदस्त तरीका है जहाँ पर वर्कर अपने काम करता है, यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। अब इसका कुछ फ़ायदा भी है, चलिए हम लोग एक एक करके फ़ायदे की बात करते हैं, क्या क्या फ़ायदा होगा ऐसे सिस्टम का। देखिए क्या लिखा है, अधिक उत्पादन होगा,
मेहनत करेगा वर्कर तो अधिक उत्पादन होगा। रिडक्शन इन पर कॉस्ट, जब ज़्यादा उत्पादन होगा और बहुत जल्दी जल्दी उत्पादन होगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, नहीं एक इकाई का लागत हमारा कम हो जाएगा। सुपरविजन का कोई ज़रूरत नहीं, काहे देख रेख करेगा आदमी। अब बताओ गाँव में ईंटा का भट्टा लगाने के लिए देता है, तो जो ईंट बनाने के लिए जाता है मजदूर, कोई उसको सुबह सुबह देखने जाता है, देखते 3:30 बजे लगा है। हम लोग गांव में रहते थे, 3:30 बजे चला जाता था और पता चला कि हम लोग जब सो के उठे हैं तो वो 350-400 ईंट बना के आ गया। यार एक ईंट में 1 रुपया उसको देता है ठेकेदार, मतलब 400 रुपया सुबह सुबह कमा के आ गया। कौन देखने जाता है उसको? कोई नहीं, वो अपनी ईंट बना के लाता है। उसका ठेकेदार शाम में जाता है या दोपहर में जाता है, गिनता है 400 ईंट पे पक्का कर दिया, सुखा दिया बढ़िया से और हमको दे दिया। जितना ईंट गिनेंगे उतना पैसा देंगे, दैट्स ऑल। अब वर्कर क्या करता है? सोचो 3:30 बजे भोर में ही गर्मी में बेचारा बना के ला दिया, फिर दिन में अपना मजदूरी जहाँ करना है करेगा। तो ये है, कोई सुपरविजन का जरूरत नहीं है ऐसे सिस्टम में। अब इस कहानी क्या है? तो भैया क्वालिटी, जल्दी का चक्कर में क्वालिटी कम ख़राब कर देगा। अब जल्दी कोई काम करेगा तो क्वालिटी तो ख़राब होना ही होना है, क्योंकि उसको जितना ज़्यादा बनाना है उतना करेगा तो क्वालिटी ख़राब होने का डर है। वो डिक्रीज इन डेप्रीशिएशन, तो इंक्रीज इन डेप्रीशिएशन, मशीन ज़्यादा डेप्रीशिएट होगा, ज़्यादा रगड़ाएगा। इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ज़्यादा प्रशासन का खर्च बन जाएगा। हार्मफुल फॉर हेल्थ, अपना स्वास्थ्य भी बेचारा ख़राब कर देता है, क्योंकि रगड़ने के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में वो नहीं ध्यान देता है खाना खाना है क्या करना है, लगा रहता है, उसके कारण उसका स्वास्थ्य भी चला जाता है। और इनसिक्योरिटी अमंग वर्कर्स, इसमें थोड़ा डर है कि भैया अगर नहीं काम करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका विरोध करता है वर्कर कि अगर हम नहीं काम किए तो हमको क्या दोगे आप, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ साफ लिखा है कि काम होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं काम होगा तो नहीं मिलेगा। और औद्योगिक अशांति, यहाँ थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं होता है, ये थोड़ा अनरेस्ट रहता है कि भैया अगर नहीं हो पाया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, काम अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी पैसा हमको नहीं मिलेगा। इस बात का डर इसके अंदर समाया रहता है। चलिए अब इसका डिटेल देख लीजिए। ये सब आराम से डिटेल लिखते जाइए, जितना जितना पढ़ने की इच्छा है पढ़िए, पूरा टॉपिक वाइज देंगे। पढ़ने का ताकत होना चाहिए। अब प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान प्रणाली क्या है अभी तो बता चुके हैं कि इसमें क्या किया जाएगा कि जितना एक्स्ट्रा काम करोगे उतना तुमको पुरस्कार देंगे। कोई दिक्कत है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका पॉजिटिव असर भी पड़ता है, बहुत लोग इसमें काम करने के लिए एक्टिव रहते हैं कि हमको यही वाला ठीक है, जितना करेंगे अपने लिए करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना भैया कितना बड़ी परेशान करता है, इसमें बहुत टारगेट दे देता है। कुछ लोग इसी के लिए इसमें नौकरी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा भी और घाटा भी। देखिए फ़ायदा यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या क्या फ़ायदा है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वर्कर ज़्यादा मोटिवेट होगा पैसा कमाने के लिए, तो उससे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। वर्कर को उसके काम का सम्मान मिलेगा, जितना काम करेगा उतना उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होते हैं इंसेंटिव वेज पेमेंट सिस्टम के अंदर। अब इसका हानि क्या है देखिए, इंसेंटिव वेज पेमेंट सिस्टम का हानि। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड सेटलमेंट मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्या होता है? तो इंडस्ट्री में झगड़े झंझट तो होंगे भैया, फैक्ट्री है, झगड़ा झंझट तो होना ही वर्कर के बीच में। तो अगर इंडस्ट्री में झगड़ा होता है तो 3 तरह का झगड़ा होता है। पहला होता है एम्प्लॉई टू एम्प्लॉई, एक कर्मचारी दूसरे से भिड़ गया। और सबसे ज़्यादा ये होता है कि तुम हमको टकराएगा, मेरे से टकराएगा, तुमको पहचानता कि नहीं पहचानता है। लड़ गए 2 एम्प्लॉय। अच्छा 2 एम्प्लॉय लड़ा तो ना इसके बाबूजी का कुछ जा रहा है ना इसके बाबूजी का कुछ जा रहा है, दोनों तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो जा रहा है इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री क्यों चाहेगी कि 2 वर्कर लड़ जाए? 2 वर्कर लड़ने से क्या होता है, पूरे इंडस्ट्री में तनाव बन जाता है, टेंशन बन जाता है। तो काहे का हम टेंशन क्रिएट करेंगे? अब लगा पड़ा है ये काम करना छोड़ के यही लगा है कि वो कब बाहर निकलेगा ढूंढ देंगे उसको हम। अब बताइए, और ये भी वही लगा है कि तुम निकलो ना, बताते हैं तुमको। तो दोनों दिन भर पूरा अपना जो एनर्जी है वेस्ट कर रहा है ये सोचने में कि कब पीटेंगे। फिर ये इसका मुंह तोड़ेगा, फिर ये इसका मुंह तोड़ेगा, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री को नुकसान होता है। इंडस्ट्री का टाइम वेस्ट गया, इंडस्ट्री का मान लो कहीं तोड़फोड़ कर दिया तो इंडस्ट्री में चला गया सब कुछ। तो पहला टेंशन इसका। दूसरा और झगड़ा क्या चीज़ का होता है, तो बोलता है एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट। एम्प्लॉय टू मैनेजमेंट के बीच में, एम्प्लॉयर मैनेजमेंट के बीच में क्या झगड़ा हुआ, सैलरी बढ़ाने को लेके। ये बोलेगा सैलरी बढ़ाओ, ये बोलेगा काम बढ़ाओ।
ये बोलेगा सैलरी बढ़ाओ, ये बोलता है काम बढ़ाओ। ये बोलता है पेंशन दो, ये बोलता है टेंशन हमको कम दो। मेरा प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर दो कि हमको टेंशन कम होगा, हम तुमको पेंशन दे देंगे। तो ये झगड़े होते हैं। और तीसरा, एक मैनेजमेंट का दूसरे मैनेजमेंट से झगड़ा होता है, मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट। अब जैसे एक ट्यूशन वाला दूसरे ट्यूशन वाले से लड़ा हुआ है, तो हम लोगों को 3-3 फ्रंट पे लड़ना होता है। देखिएगा कौन कौन से फ्रंट बता देते हैं अगर हम अपने ट्यूशन की बात करें तो। एक स्टूडेंट में लड़ गया, जो ज़्यादातर हमारे यहाँ होता है, गर्म खून रहता है, गर्म खून को रोक नहीं सकते हैं, तो लड़ गया कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हमसे सटने का जी, तुम हमको ऐसे बोल देगा, रे बोल देगा, तुम बताते हैं, लड़ गया। उससे हमारा ट्यूशन डिस्टर्ब हुआ। हम लोगों को भी टेंशन होता है, तनाव होता है, क्या बच्चा कर रहा है, छोटा छोटा बेहूदगी वाला काम कर रहा है, मतलब बचपना वाला काम यहाँ कर रहा है, इतना सीनियर होके भी। तो एक टेंशन हम लोगों को बन जाता है, थोड़ा इंडस्ट्री जो है डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ा सा ट्यूशन डिस्टर्ब हो जाता है। और क्या झगड़े हो सकते हैं, एम्प्लॉई टू मैनेजमेंट में हमारे पास स्टूडेंट और हमारे बीच में टेंशन आ जाता है। स्टूडेंट का डिमांड कुछ और रहता है, हमारा डिमांड कुछ और अलग रहता है। हमको लगता है स्टूडेंट फी टाइम पर नहीं दे रहा है, पढ़ अच्छे से नहीं रहा है, और स्टूडेंट का भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होगा, भले बोल नहीं पाता है, लेकिन मन में अंदर है, जब बोलने का मौका मिलेगा तो टोकरी भर भर के देगा। तो हमारे और स्टूडेंट के बीच में भी एक मामला है, तो हम यहाँ भी झेलते हैं, इस फ्रंट पे भी लड़ते हैं, स्टूडेंट के सामने और हम मैनेजमेंट के सामने जो डिस्प्यूट्स है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएँ हैं, उनको लेके भी लड़ते हैं। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से लड़ता है, उसको लेके भी ठीक करते हैं। और तीसरा, हमारे कंपटीटर से हमको लड़ना होता है, उससे भी हमको लड़ना है, वो कुछ बोलेगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा भैया। तो यहाँ भी आपको 3-3 फ्रंट में लड़ना होगा। तो इंडस्ट्री में भी 3-3 फ्रंट में लड़ा जाता है। तो डिस्प्यूट सर इस दुनिया में सब जगह है, जहाँ लोग रहेंगे, समस्याएँ रहेगी, परेशानियाँ रहेगी। तो बोलता है उसके कारण क्या है, क्यों लड़ता है सब। तो देखो इंडस्ट्री में लड़ने के कारण, बाकी स्टूडेंट क्यों लड़ता है उसका कारण तो हम नहीं बता देंगे, उसका कारण सब जानते हो। तो एम्प्लॉई लड़ने के कारण है, उस रोज़गार से रिलेटेड बात होगा तो लड़ जाएगा। राष्ट्रीयकरण हो सकता है, नेशनलाइजेशन कराने से। एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काउजेज हो सकता है, नहीं बहुत वो आदमी बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे वैसे, हटाइए उसको, हम नहीं मानेंगे उस सुपरवाइज़र को हटवा दिया, काहे तो भैया बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत टाइट था, उसके कारण रिकॉग्निजेशन, हमको मान्यता दीजिए, हमको सब मेरा पद बढ़ाइए। हड़ताल हो सकता है। अब 2 तरह का हड़ताल है, सहानुभूति हड़ताल है, यानी किसी वर्कर के साथ हम गलत कर दिए, इंडस्ट्री मैनेजमेंट उसके मान लो उसका सैलरी काट दिया 2 दिन का, 3 दिन का, अब हड़ताल कर दिया कि नहीं वो उसका क्यों काटे, अब ठीक कीजिए उसको। उसके बाद साइकोलॉजिकल और सोशल कॉजेज भी हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा आज के समय में सोशल कॉजेज है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कॉजेज भी हो सकता है, पॉलिटिकल कॉजेज भी हो सकता है। इतने सारे कारण हो सकते हैं इंडस्ट्री में लड़ने के। इंडस्ट्री में लड़ा देगा ये सारे कारण, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज भी हो सकता है, पोजिशनल कॉजेज भी हो सकता है। अब देखिए एक एक करके सबके बारे में हम बताते हैं कि क्या होता है इंस्टीट्यूशनल कॉजेज। तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कारण को हम लोग निवारण भी करेंगे एक एक करके। देखिए रोज़गार से रिलेटेड क्या हो सकता है, राष्ट्रीयकरण से रिलेटेड क्या हो सकता है, प्रशासन संबंधित क्या हो सकता है, मनोवैज्ञानिक क्या हो सकता है। देखिए नेता उता घुस गया ना तो राजनीति बना देगा, लड़ा देगा इधर से उधर, उधर से इधर, और बर्बाद कर देगा आपका इंडस्ट्री। अब बताइए इसकी व्यवस्था क्या है। हम मान लीजिए कि झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया तो कैसे ठीक करेंगे इंडस्ट्री में, झगड़ा तो हो गया, लड़ गया सब। तो देखिए गांव में जैसे झगड़ा होता है ना, झगड़ा का सुविधा है, वैसे ही यहाँ पे भी है। बोलता है सेटलमेंट मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अगर इंडस्ट्री में झगड़े होते हैं तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट बनाया गया 1947 में। सोचो आज़ादी के बाद तुरंत ही जरूरत पड़ा, लड़ जाएगा ये सब। तो वर्कर लड़े नहीं, उसके लिए एक कानून बनाया गया। उसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, कैसे इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, समझौता कराओ। जो गाँव में होता है, ध्यान दीजिएगा, गाँव में सब काम होता है, तो पहले इंडस्ट्री में सबसे पहले समझौता कराओ सब। अब उसके लिए समझौता विधि बनता है, अधिकारी बनते हैं, बोर्ड बनते हैं। सबसे पहले समझौता, दोनों को बैठाओ, मनाओ, हाथ मिलवाओ और एकदम गला मिलवाओ कि अब भैया हम लोग जिगरी दोस्त हो गए, अब लड़ेंगे नहीं, कभी किसी तरह का विवाद नहीं हो, समझौता कराओ। अगर समझौता हो गया तो ये बहुत मुश्किल काम है समझौता कराना। गाँव में 2 भाई को थोड़ा समझौता करा के दिखा दो तो, या 2 आदमी पता चला कि घर के अगल बगल में रहता है, लड़ गया अगर, तो समझौता करा के बोलता है उससे मिलेंगे, उससे हाथ मिलाएंगे, हम इतना गिर गए, हम नहीं मिलाएंगे उससे हाथ, वो गिरेगा, वो गिर के मेरे जूते पर नाक रगड़ेगा, तब यहाँ आन मान शान की बात आई, भैया समझौता नहीं करने देगा।
तो इंडस्ट्री में भी समस्या, सबसे बड़ा समस्या है कि कॉन्सिलिएशन नहीं हो पाएगा, समझौता मुश्किल है। अगर समझदार वर्कर रहे तो समझौता हो जाएगा, और नहीं तो क्या होता है, मैनेजमेंट अपने अड़िग रहता है कि हम वर्कर को वैल्यू देने जाएंगे जी। अब सोचिए, कंपनी का मालिक बोला हम वर्कर से बातें नहीं करेंगे, हटा हो सको, कौन आदमी जी? कल के मेरे सर बोलता था मेरे फेंके हुए पैसे से उड़ रहा है लोग, मैनेजमेंट अलग एटीट्यूड में। वर्कर बोलता है बड़ा है तो अपने जगह, हम गरीब आदमी हैं तो गरीब आदमी काम ही नहीं करेंगे उसके यहाँ, बड़ा है जब तक तो गिरेगा नहीं काम करेंगे। अब इसका एटीट्यूड अलग है, दोनों का समझौता कराना तो टफ काम होता है। तो समझौता सबसे पहले करा जाएगा, अगर इससे बात मान जाए बन जाए तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर इन्वेस्टिगेशन करो कि प्रॉब्लम किस में है, समस्या क्या है। फिर अब इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नहीं सुधरेगा तो क्या करेंगे, ऐच्छिक पंच निर्णय होगा। ऐच्छिक पंच निर्णय मतलब है कि तुम बात मानो या ना मानो, हम लेकिन पंच डिसीजन दे देगा, मानना नहीं माना तुम्हारी मर्जी। तो ऐच्छिक पंच निर्णय होता है, जैसे मान लो कंपनी और एम्प्लॉय दोनों लड़ गया तो वहाँ पे पंच निर्णय होगा कि पंच जो बात बोलेगा दोनों को मानना पड़ेगा, लेकिन इच्छा पर है, हम फोर्सफुली नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन तो अब तुम लोग ये दोनों आपस में कोई विवाद का निपटारा कर नहीं रहा है, इसका मांग कुछ अलग है, इसका मांग कुछ अलग है, तो ऐसे ही चलते रहेगा। या कोई आदमी आके बोलेगा ना तुम्हारा और तुम्हारा, और किसी का नहीं सुना जाएगा, हम जो बोलते हैं वो सुनो सब लोग। तो अगर ये ऐच्छिक पंच निर्णय हो गया, लोग मान लिया कि नहीं ठीक है आप ठीक बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अनिवार्य पंच निर्णय होगा, इसको मानना ही पड़ेगा सबको। कंपनी को भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये बीच का रास्ता निकालेगा, कंपनी के फेवर में भी बात करेगा, एम्प्लॉय के फेवर में भी बात करेगा, वो है। उसके बाद अगर वहाँ नहीं होता है तो फिर चले जाइए कोर्ट में। अब जब ये सब बैठ के, जितना गांव का मुखिया सरपंच सबका पंचायती बैठा, पंचायती कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, इलाका का पंचायती बैठा कोई मानने के लिए तैयार नहीं, तो जाओ कोर्ट, लेबर कोर्ट है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, जाइए नेशनल ट्रिब्यूनल में जाके केस कर दीजिए। अब मामला लंबे समय तक चलता है। तो यही है रिड्रेसल एजेंसीज को बोलते हैं, जहां आप अपने समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। ये सारी संस्थाएं हैं जहां पे आप अपने समस्याओं को, प्रॉब्लम का निपटारा कर सकते हैं। देखिए सबके बारे में डिटेल आराम से पढ़िएगा। समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड, आराम से सबके बारे में लिखते जाइए, सबके बारे में देखते जाइए और एक पूरा अपना आंसर का कलेक्शन कर लीजिए। और ये हम लोग एक सेट लेकर आए थे, सेट 1, इस तरह का सेट 2 और सेट 3 भी आएगा। थोड़ा वेट कीजिएगा तो जल्द ही सेट 2 और सेट 3 भी आपके सामने लेकर आएंगे। और कम से कम आपको क्वेश्चन और आंसर ये तो पता चल गया कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, कैसे उसका आंसर करना चाहिए। ये सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया। तो हम लोग सेट 2 लेकर आएंगे, जल्दी वेट कीजिए, जल्दी आ रहा है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और अगर आप लगातार हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।